हेलो दोस्तों, एक अच्छे स्टडी वीडियो में स्वागत है। तो आओ, हम लोग पढ़ रहे थे, लोग बहुमंजिलीय खेती पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे फसल तीव्रता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फसल तीव्रता या इस बात की गणना करता है कि कोई फसल प्रणाली कितने व्यापक है। यह इस बात पर घोतक है कि कोई क्षेत्र में प्रक्षेत्र में, राज्य में, देश में कितनी सघन खेती कर रहा है। परिभाषा के अनुसार किसी क्षेत्र या विशेष पर कृषि वर्ष में उगाई गई फसलें की संख्या फसल तीव्रता कहलाती है। इसमें निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। यही है, किसी क्षेत्र में विशेष पर एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली फसलें तीव्रता कहलाती है। फसल तीव्रता परसेंट, एक वर्ष में उगाई गई फसलें की कुल रकबा बट्टा कुल कृषि गटा क्षेत्र गुने 100। इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक वर्ष में जितना रकबा आएगा वो रकबा लिख देंगे, फिर उसके बाद से किसी क्षेत्र लिख देंगे, उसके बाद से इसके 100 से हम लोग भाग दे देंगे लोग। तो यही हो जाएगा फसल तीव्रता का सूत्र है ये। यह स्पष्ट रूप से यह जान लेना आवश्यक है कि अंतर्वर्ती फसल को चाहे उसके अंतर्गत कितनी भी फसलें एक साथ लगी हो, एक फसल के रूप में ही गिनना जाएगा। फसल तीव्रता किसी क्षेत्र विशेष पर प्रगति का घटक है। सामान्य सिंचाई की कमी फसल तीव्रता को कम होने का कारण होता है। वर्तमान में बिहार राज्य की फसल तीव्रता 1.40 से 1.50 के बीच रहती है। एक उदाहरण द्वारा फसल तीव्रता को स्पष्ट करना समीचीन होगा। किसी किसान के पास एक उदाहरण दिया गया है। एक किसान के पास 100 हेक्टेयर कृषिगत भूमि है। वह खरीफ मौसम में 90 हेक्टेयर, 90 में 80 एकड़ और गर्मा में 40 एकड़ रकबों को फसल पे लगाता है। तो उसका प्रक्षेत्र फसल तीव्रता क्या होगी? एक वर्ष में लगाई गई फसल की कुल रकबा, खरीफ का रकबा, रबी का रकबा, जायद का रकबा, सबको हम जोड़ देंगे। सब जोड़ेंगे तो 90, 80, 40 आएगा 210 आएगा। उसके बाद से अंत फसल तीव्रता एक वर्ष में लगाई गई फसल की रकबा कृषिगत गुने 100, यानी इसको हम लोग 210 हेक्टेयर कुल कृषि क्षेत्र है तो इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग 0 गुने 100 फिर उसका भागा 2.1 आएगा, 1 गुने 100 पे हम लोग कर देंगे 100 हेक्टेयर। अतः फसल तीव्रता हो गया है आपको 210% हुई है। तो सामान्य इसकी फसल तीव्रता 2.1 फसल तीव्रता कहा जाएगा। फसल तीव्रता एक अनुपात है जिसकी गणना प्रतिशत के रूप में हम लोग करते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में इसे हम सामान्य रूप में अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। बिहार की वार्षिक एवं सिंचित परिस्थितियों के प्रमुख फसल प्रणाली। जैसा कि इस पाठ में हम पहले भी विशेष बल देकर कहा जा चुका है कि फसल प्रणाली के रूप में छोटी छोटी बातों के कारण बदल जाता है। सिंचाई की उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता तो फसल प्रणाली निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के अथक प्रयास के बावजूद आज भी 50 से अधिक कृषिगत भूमि अनसिंचित है। जहाँ सिंचित है वहाँ सिंचाई तो सीमित है या आंशिक अथवा सिर्फ खरीफ मौसम तक उपलब्ध है। आंशिका उपलब्ध के आशय है कि 4 सिंचाइयाँ आवश्यक होनी चाहिए, 2 सिंचाई दी जा सकती है और अथवा सिंचाई की उपलब्धता विभिन्न स्तरों पर आधार पर फसल प्रणाली बदल जाती है। अनसिंचित क्षेत्रों में भी विस्तृत रूप से 2 प्रकार की स्थितियाँ होती है। 750 मिली के वार्षिक औसत वर्षा के अधिक अथवा वर्षा 750 मिली की औसत कम होती है। जहाँ काफ़ी अधिक वर्षा होती है वहाँ 1000 मिली वार्षिक से अधिक। वहाँ खरीफ मौसम में धान अतिरिक्त किसी अन्य फसल को सिंचाई जरूरत होती है। साथ ही रबी मौसम के दलहनी फसलें में कुछ तेलहनी फसलें में भी बिना वर्ष सफलतापूर्वक लगाई जा सकती है।
तिलहनी और दलहनी फसल भी हम लोग इसमें लगा सकते हैं सफलतापूर्वक। और 450 मिली की वर्षा कम होगी तो केवल खरीफ मौसम में फसल लेना इसका ठीक होगा। 1000 से 1200 होगा तो उसका औसत पहाड़ी ढालुमा जहाँ मिट्टी की पर छिछली हो वहाँ अथवा मिट्टी संचित नमी तेज जल स्राव के कारण फसल तैयार होने पे पूर्व ही समाप्त हो जाती है। ऐसे क्षेत्र में साल में एक फसल लेना कठिन हो जाता है। उपरोक्त स्थूल कारकों के लिए सूक्ष्म कारकों के लिए रकम प्रणालियाँ बनाई जाती है। विभिन्न परिस्थितियों में आनुवंशिक कुछ फसल प्रणालियाँ निम्न प्रकार की हैं। पहला है असिंचित क्षेत्र, कम वर्षा वाली, सूखा वाली, तो इसमें लेंगे हम लोग ज्वार और कलाई। ज्वार मेथ ले सकते हैं, अरंडी, अरहर, ज्वार, अरहर। अब अधिक वर्षा वाली सिंचित क्षेत्र में देख लेते हैं। समान समतल भूमि, धान, गेहूं, धान, चना, तीसी, जौ, खेसारी। दूसरा है सामान्य समतल भूमि उपप्रवार, मक्का ले सकते हैं, चना, मसूर, खेसारी, जौ, मक्का, तीसी, सरसों, कुसुम, मक्का, अरहर, मक्का या अरहर। पहाड़ी भूमि में नीचे जो होती है पहाड़ी भूमि में उसमें धान ले सकते हैं, पेड़ा, खेसारी ले सकते हैं। पहाड़ी भूमि उपप्रवार में जो ऊपर की ओर होता है वहाँ पे हम लोग सोयाबीन ले सकते हैं, अरहर ले सकते हैं, सोया, कोदो, कोनी, चीना, ये सब हम लोग मक्का, अरहर, मूंगफली ये सब ले सकते हैं। दूसरा आता है सिंचित क्षेत्र, वो सब अनसिंचित क्षेत्र है, ये सिंचित क्षेत्र है। समान उपदान वाले निची जमीन, धान में धान, गेहूं, धान बरसीम, धान चना। समान उपदान वाली उपप्रवार, मक्का, गेहूं, मक्का बरसीम, मक्का आलू, मक्का सरसों, धान बरसीम, ज्वार बाजरा, गेहूं, धान गेहूं, मक्का आलू, गन्ना, धान गन्ना। ख है पूर्ण संसाधनों वाली सिंचित भूमि, नीचे की ओर जो रहता है। इसमें धान, मक्का, उड़द, मूंग, उड़द, धान, गेहूं, मूंग, उड़द, धान, गेहूं, धान, प्याज, मक्का। पूर्ण संसाधनों वाली सिंचित भूमि की उपप्रवार, मक्का, तंबाकू, मूंग, उड़द, मक्का, तोरी, आलू, मक्का, आलू, मक्का, आलू, प्याज, मक्का, आलू, सूरजमुखी, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, तोरी, गन्ना, धान, प्याज, गन्ना। बदलती परिस्थितियों के आधार पर बड़े शहरों के प्रक्षेत्र में से दूसरी उपलब्ध बाजार, कृषि आधारित उद्योग, निकटता के जैसे कारकों के कारण इन फसल प्रणालियों पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता चला जाता है। शहरों में चारे की कीमत बहुत ज़्यादा मिलती है। चीनी मिल के पास थोड़ी विपरीत परिस्थितियों में गन्ना लगाना फायदेमंद होता है। तंबाकू क्षेत्र में तंबाकू की अच्छी फसल लेने के लिए खरीफ में खेत चौरस या परती भी रखा जा सकता है। तो दोस्तों मैंने फसल प्रणाली समाप्त कर दिया। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक, मृदा एवं जल प्रबंधन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोग। ये अध्याय 4 है, अध्याय 3 खत्म हो गया। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से ये होगा कि मेरा उत्साह बढ़ेगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं आपके पास नए अच्छी वीडियो ले आता रहूँगा। जैसा कि आप देख ही रहे, मैं बीपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो भी देखिए, वो भी फ़ायदा करेगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।